एक यूट्यूबर जिसके मिलियंस में फैंस हैं, जेल की सलाखों के पीछे। इल्जाम है जुए को प्रमोट करने का, लेकिन कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट। रास्ते में आते हैं $3,26,000 की क्रिप्टो करेंसी, 9 करोड़ रुपए की रकम और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCCIA के अफसरान पर टॉर्चर और रिश्वत के संगीन इल्जामात। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश होने वाला था। इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं। इतनी सी बात में मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे आईओ के पास ले गया। आईओ कहता कि यार तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। 100 रोज जेल काटने के बाद डकी भाई की इस वीडियो को तकरीबन 13 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। 3 माह की मुश्किल और जिल्लत, कंटेंट तो अच्छा ही बनेगा ना। और दूसरी तरफ ये किरदार, इस साल सितंबर तक लग रहा था कि मैच NCCIA जीतेगा। सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। सजा थी या साजिश? देखिए इस केस की मुकम्मल टाइमलाइन और इनसाइड स्टोरी, और गैम्बलिंग एडिक्शन और इलीगल बेटिंग पर काबू कैसे पाया जा सकता है, असली तरीकाकार क्या है, मेरी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोबारा तफसील में नहीं जाऊंगी। सबसे पहले NCCIA की बात करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बुनियाद मई 2024 में रखी गई थी। इसका मकसद FIA साइबर क्राइम विंग की जगह लेना और साइबर क्राइम्स को तेज रफ्तारी से रोकना था। लेकिन इस एजेंसी के वजूद आने पर कुछ लोग तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि कहीं ये डिजिटल राइट्स और सोशल मीडिया की आज़ादी पर कंट्रोल करने की वजह तो नहीं बनेगा। NCCIA की परफॉर्मेंस पर तो मजीद आगे बात करेंगे। लेकिन सिलसिला शुरू हुआ जून 2025 में, जब NCCIA ने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जो गैम्बलिंग एप्स प्रमोट कर रहे थे। डकी भाई के अलावा दीगर इन्फ्लुएंसर्स के भी नाम आना शुरू हो गए थे जो बाइनमो और 1xBet जैसी इलीगल बेटिंग एप्स की प्रमोशन कर रहे थे। नाम तो बहुत फ्लोट हुए, लेकिन रजब भट्ट, इकरा कंवल और मोहम्मद अनस अली को भी इन्हीं चार्जेस पर समन्स भी आए। अब रजब भट्ट और नदीम नानीवाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल हासिल कर चुके हैं, डकी भाई से ज्यादा लकी थे। रजब भट्ट तो पाकिस्तान से चले गए थे और जब डकी भाई के 100 दिन मुकम्मल हुए, उन्होंने खामोशी तोड़ी और बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक बिग ब्रदर सबको बचा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान वापस भी आ गए। सुनिए सहाफी ने उनसे क्या सवाल किया। डक्की भाई को एक बिग ब्रदर की मदद मिली, क्या आपको किसी बिग ब्रदर की मदद मिली? सर मैं ये मेरे वकील साहब बात करेंगे, मुझे ऐसा किसी वक्त ताकत भी बहुत बढ़ाना चाहे, क्योंकि अब डकी भाई और दीगर यूट्यूबर्स आज़ाद हैं। सरफराज चौधरी और दीगर 8 अफसरान पर इंक्वायरी। डकी भाई ने दावा किया कि सरफराज चौधरी और उनके जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उनसे रिश्वत ली थी। It was never about the case. It was always about the money. डकी भाई की बीवी अरूब जतोई अक्टूबर में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंटी करप्शन में 9 NCCIA के अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुकी हैं। डकी भाई के मुताबिक इस दौरान असली मसीहा बिग ब्रदर था और FIA ने एक्शन लिया। सरफराज चौधरी समेत 6 अफसर गिरफ्तार हुए। उन पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और रिश्वत लेने के चार्जेस हैं। FIA ने तहकीकात में 42.5 मिलियन रुपीस की रिकवरी की बात भी की। टाइमलाइन आपने सुन ली, मजीद जानते हैं नुक्ता के इस्लामाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट अली हमजा से। जब वो डकी भाई जा रहा होता है, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू फ्लाई अब्रॉड फ्रॉम लाहौर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है तहवील में लेके उनका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है। उसके अंदर जो फ़िज़िकल रिमांड है वो टाइम के साथ साथ लंबा होता जाता है और फिर अचानक एक ख़बर आती है। इधर हम नुक्ता में ही करते हैं कि इस्लामाबाद से एक डेप्यूटी डायरेक्टर जो है NCCIA के उस्मान, वो लापता हो गए और उनकी वाइफ ने उनकी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मगर उसके बाद जब हम मज़ीद तहकीक करते हैं तो फिर हम नुक्ता पे ये ख़बर ब्रेक करते हैं कि सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, 8 से 9 अफराद लाहौर NCCIA से भी गुमशुदा हो गए हैं और उनके बारे में अभी किसी को कुछ इल्म नहीं कि वो लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद जब मज़ीद तहकीकात होती हैं
फिर पता चलता है अचानक ही वन फाइन डे एक खबर आती है कि जो ये 7 अफराद हैं इनको अरेस्ट किया हुआ है और इनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। और फिर डकी भाई की जो वाइफ है उनकी तरफ से एक एफआईआर दी जाती है जिसमें इन तमाम लोगों का नाम दिया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह इन लोगों ने उनसे ब्राइब वसूल की और कितने पैसे ही उनको दे चुके हैं। अच्छा, ये जो रकूम है, जो सम्स ऑफ मनी जो मांगा गया और जो अदा किया गया, उसमें भी मेरे ख्याल में एफआईआर में कुछ तजाद भी है। अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कितना मांगा गया था, कितना दिया गया था, वो तजाद क्या है? देखिए बेसिकली इसके ऊपर तो जो बातें थी उन्होंने कहा था एफआईआर के अंदर था कि एनसीसीआईए के जो फ्रंट मैन हैं वो डकी भाई और उनकी वाइफ के जो फ्रंट मैन हैं उनसे मुख्तलिफ जगह के ऊपर आके मुख्तलिफ रकूम का तकाजा कर चुके हैं। इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन जो आई थी वो 6 मिलियन की थी, एक ट्रांजैक्शन जो थी वो 3 मिलियन की थी। और इसके अलावा भी लिखा हुआ था कि फ़लानी जगह जाकर, और इससे थोड़े जो थी वो गालिबन कोई 3 से 5 लाख की भी रकम थी। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया गया था कि किस तरह उनसे तकाजा हुआ और उनके लोगों ने जाके ये जो रकूम थी वो मुख्तलिफ जगहों पे अदा की। जिस तरह कभी मोटरवे पे जाके अदा की गई रकम, कभी किसी और डिफरेंट लोकेशन पे जाके पैसे दिए गए। राइट। और इस वक्त क्या कार्रवाई जो एनसीसीआईए के हुकाम के खिलाफ चल रही थी, वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए जो एनसीसीआईए के अब ये दोबारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके अंदर जब कार्रवाई शुरू की गई, इनको बाकायदा इनके अरेस्ट हुए और अरेस्ट होने के बाद इन लोगों के अचानक ही मंजर आम पे रेजिग्नेशन लेटर आए कि इन्होंने जॉब भी छोड़ दी है। तो उसके बाद से जो कार्रवाई है इनके ऊपर वो थोड़ी ओपनली नहीं हो रही। अभी भी लग यही रहा है कि इंटरनल इंक्वायरी के मामलात जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए डकी भाई का सिर्फ एक केस नहीं है, ये तो चले डकी वॉज फेमस तो इट केम टू द लाइट, इसके पीछे और भी हज़ारों की तादाद में केसेस हैं और काफ़ी सारे मामलात हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अच्छा, तो जो बाकी जो यूट्यूबर्स जिनको नोटिस सर्व हुए थे, उनका तो कुछ नहीं बना, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, उनकी कोई एग्जिट कंट्रोल पे कोई नाम नहीं था, रोका नहीं गया। वजह क्या है कि सिर्फ डकी भाई ही को गिरफ्तार किया गया और उनको इतनी देर डिटेंशन में रखा गया? जो इसके ऊपर जो बात आई है वो यही है कि एक ही बंदे को उन्होंने पकड़ा और उसी से यानी कि उन्होंने सोचा कि सारा कुछ यहीं से मिल कर लिया जाए ताकि बाकी लोगों को एक तो सबक भी मिलता रहेगा। और उनके साथ देखिए जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूँगा एनसीसीआईए का जो तरीक़ाकार है जिस तरह वो काम करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी के साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो वो जाएगा एनसीसीआईए और वहाँ जाके कंप्लेंट देगा। कंप्लेंट के बाद वहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इंक्वायरी के बाद वहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी कंप्लेंट की, फिर इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो है वो केस रजिस्टर किया जाएगा यानी एफआईआर काटी जाएगी। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं कंप्लेंट से लेके एफआईआर तक, बहुत सारे मामलात फाइनेंशियल जो हैं इसी के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जब एफआईए का नोटिस किसी को जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के लिए बुलाते हैं तो एनसीसीआईए में स्पेशली देखा गया है कि जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या अब इनके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी एनसीसीआईए में ही आता है, वो भी उसको देखते हैं, तो वहाँ पे ही आउट ऑफ कोर्ट काफ़ी सेटलमेंट्स हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन एक किरदार है जो बहुत ज़्यादा पेश थे, वो पॉडकास्ट पे आ रहे थे, इंटरव्यूज़ पे आ रहे थे, बार बार बात कर रहे थे कि ये कितना बड़ा एक नेटवर्क है, उसको पकड़ के छोड़ेंगे। और उनका नाम है जो लाहौर के डिजिटल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी। उनके बारे में बता सकते हैं कि उनका करियर क्या था? देखिए जो सरफराज चौधरी और इन जैसे काफ़ी सारे ऑफिसर जो हैं बेसिकली अगर हम ये जो फोर्सेस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़बान में बात करें तो वो एक रैंकर हैं। और जो एनसीसीआईए के अंदर जो नई हायरिंग्स हो रही हैं, क्योंकि ये बड़ा ही पाकिस्तान ने सोफिस्टिकेटेड किस्म का साइबर क्राइम विंग बनाने की कोशिश की है जो जदीद तकाज़ों के जितने साइबर क्राइम्स हैं उनको देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंटेरोगेट करेगा। अब इसमें जो नए लोग हायर हो रहे हैं वो एफपीएससी का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं
और फिर साथ में उनको 1 साल की एनसीसी या साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जहाँ पे ये सरफराज साहब जैसे लोग हैं, ये और इनके कैडर के जो पुराने काफ़ी सारे इनके दोस्त हैं, वो FA पास करके या मैक्सिमम BA करके पुराने वक्तों में FIA में किसी और डिपार्टमेंट में भर्ती हुए। और एक हमारी बड़ी प्राइम एग्जांपल है जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ राव अनवार की, कि किस तरह जो बहुत ही छोटे रैंक से और जब बहुत अननेचुरल किस्म की तरक्की होती है और उनको लाया जाता है इस तरह की जगहों पे, बिग सीट्स दी जाती हैं, तो वहाँ पे बेसिकली मोटिव कुछ और ही होता है। इनको पास्ट में हमने जो साइबर ब्लास्फेमी के केसेस हैं उनमें हमने इनको देखा हुआ है। ये बार्स के अंदर जाके कह रहे हैं कि वुकला जो हैं इनके ब्लास्फेमर्स के केस ना लें, जो एलिजिडली ब्लास्फेमर्स हैं। और साथ में इनकी जो कनाइवेंस है, जो एक पूरा यहाँ पे ग्रुप बना हुआ था जो लोगों को, बच्चों को फंसाता था, उनके साथ इनके फुटप्रिंट्स जाके मिलते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो ये इनकी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं। NCCIA के दोस्तों से भी जब हमारी बात होती है कुछ लोगों से, तो वो भी कहते हैं कि हमारे ऊपर ऑफिसर्स इस तरह के आ गए हैं जिन्हें आप इंटरनेट तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वो उनको बेसिक्स नहीं पता, और वो इस टाइम हमारे हेड्स हैं और वो हमसे खुद अजीब-व-गरीब किस्म के सवाल करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में या इंटरनेट रिलेटेड जितने फ्रॉड्स हैं या स्कैम्स हैं उनके बारे में। यानी कि जो NCCIA को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, एक सेपरेट विंग बनाए ताकि वो एक्सपर्टीज़ हो, एक पैरेलल सिस्टम FIA से अलहदा किया गया था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बहुत सारी जो दर्ज की हुई हैं कंप्लेंट्स, उनको तो प्रोसेस ही नहीं किया गया, तो वो कैपेसिटी है ही नहीं। तो इसको सेपरेट करने का क्या मकसद था? देखिए, इसको सेपरेट करने का मकसद ये था कि पिछले जो ये जो नई हुकूमत बनी है और इससे पहले जो इंटरिम सेटअप था, हमारे वज़ीर दाखिला जब से आए हैं मोहसिन नकवी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक NCCIA बनाई जाए और उसको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे रखा जाए, क्योंकि आजकल वक्त के साथ साथ जितनी भी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं या जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं या इवन जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस तरह के केसेस में फिर एक पीका एक्ट बनाना जिसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं वो बहुत वेग हैं। तो आजकल अगर देखा जाए मॉडर्न टाइम्स के अंदर, तो ये सबसे आसान तरीका यही लग रहा था कि एक पीका के थ्रू या साइबर क्राइम के लॉज के थ्रू लोगों को जो है वो पकड़ा जाए। अब इसके अंदर मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा था कि ये 5 साल का डेटा जो मोहसिन नकवी साहब ने ख़ुद अभी नेशनल असम्बली में क्वेश्चन आंसर्स में पेश किया, और उसके मुताबिक जब इससे पहले NCCIA से पहले ये साइबर क्राइम विंग होता था FIA का। अब मैं राउंड फिगर्स कर रहा हूँ, 5 सालों के अंदर 7 लाख कंप्लेंट्स आई हैं ये साइबर क्राइम की NCCIA के पास, और उससे पहले साइबर क्राइम विंग के पास। अब उन 7 लाख कंप्लेंट्स के अंदर से सिर्फ 270 कन्विक्शंस हैं। 7 लाख 5 साल में? जी, 5 साल में। और अगर आप इसके अंदर हम सिर्फ 2025 का डेटा जो मोहसिन नकवी साहब ने नेशनल असम्बली में पेश किया है, उसके अंदर सिर्फ 2025 में 1,42,000 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसके अंदर से FIRs 1,955 हुई हैं और 31 कन्विक्शंस हुई हैं। वाओ! तो अगर इसको देखा जाए तो हमें बिल्कुल समझ आएगी। अब उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हम जो हमारे NCCIA के सेंटर्स हैं, इनकी तादाद हम 15 से 65 कर रहे हैं, और कराची के अंदर 3 नए साइबर क्राइम के जो सेंटर्स हैं, या आप उनको थाने भी कह सकते हैं, वो भी बन रहे हैं। इसमें एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम का जो थाना होता है जहाँ आप जाके अपनी कंप्लेन कराते हैं, वो फ्राइडे को शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, और वो सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ लिया जाता है, क्योंकि शायद 2 दिन कोई साइबर क्राइम पाकिस्तान में नहीं होता। अब भी डकी भाई का केस एक्टिव है। 17 दिसंबर को उन और उनकी बीवी पर फर्द जुर्म आयद होना है। लेकिन असल मसला ये है कि डकी भाई मशहूर थे, उनको एक फरिश्ता या बिग ब्रदर मिल गया जिन्होंने उनको बचा लिया। दूसरी तरफ जब सरफराज चौधरी NCCIA में पोस्ट होने से पहले FIA में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे उन लॉयर्स को धमकी दी जो ब्लास्फेमी गैंग के जरिए मासूम लोगों को फंसा रहे थे। सुनिए।
मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली, उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफा मेरे ऑफिस आए, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमर्स के साथी मत बने। इन ही NCCIA में अपॉइंट होने वाले अफसरान जैसे सरफराज चौधरी जब FIA में थे तो उनमें से कुछ का मुन्नज़म गिरोह तौहीन मजहब के इल्जामात पर ब्लैकमेलिंग में शामिल था। एक तरफ इस्लामाबाद के F11 सेक्टर्स में चलने वाले तकरीबन 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से NCCIA के अफसरान को हर महीने लाखों रुपए का भत्ता लेने का इल्जाम है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। ये है अदालत और हुकूमती इदारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक। कई विक्टिम्स के ख़ानदान वालों ने अदालत में बताया कि उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए थे और आला ओहदों पर फाइज अफसरान की निशानदेही भी की। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि डकी भाई को सज़ा दी गई या उनके खिलाफ साजिश थी, सवाल ये भी है कि अगर आपका कोई बिग ब्रदर ना हो तो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म, तशद्दुद, रिश्वतखोरी की शिकायत किससे करेंगे? क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ना इस पर कोई कमेंट किया है, ना निज़ाम को शफाफ बनाने पर कोई हल बताया है। अफसरान की अकाउंटेबिलिटी हो भी रही है तो पहले गुमशुदा हो जाते हैं। मामला जो शुरू हुआ था यूट्यूबर्स और इलीगल गैम्बलिंग से, वो तो केस अब भूल जाए। 3 माह ने एक बेहद करप्ट और जालिम सिस्टम को एक्सपोज कर दिया जो ताकत और मकबूलियत को रिवॉर्ड करता है। आप जैसे शहरियों के लिए नहीं बना ना ठीक होगा।